Children, I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litera Z School Jhansi. Children, in my previous video we have discussed about science and the classification of science. In that we have briefly discussed about physics, what exactly physics is and what are the fundamental laws of physics. So today we are going to study about the fundamental forces in nature. So I have already explained you in principle of unification that uh, there are so many laws and so many principles in this world, but it becomes very difficult for us to study all those principles and laws. So it is our effort to minimize those laws and principles. सो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया हुआ है. दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस हैं. अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर इतने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे जिनको कैलकुलेट करना या उनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो फॉर देट वी हैव अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन और हम इन सारे फोर्सेस को कम से कम करते 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 हम लोग मिनिमम 4 फोर्सेस तक पहुंच गए हैं. हमारा ये बिलीव है कि अगर हम इन 4 फोर्सेस को पढ़ लेंगे तो मतलब हमने दुनिया के सारे फोर्सेस को उसमें कवर कर लिया है. तो दोज आर नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. सो द फर्स्ट फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी जानते हैं, आप बचपन से हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं. लेकिन हमारे दिमाग में एक मिथ होता है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ओनली एक्सर्टेड बाय अर्थ. बट ऐसा कुछ नहीं है. एनी बॉडी दैट हैज़ मास कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. इवन एन इंसेक्ट जिसके पास थोड़ा बहुत भी मास है, नेग्लिजिबल मास है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. सो पहला पॉइंट हमारा ये है कि इट इज़ ड्यू टू मास ऑफ द टू बॉडीज़. दूसरा है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव. दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव. अर्थ हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज़ टूवर्ड्स इट सेंटर. फिर इट ऑपरेट्स इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस भी बॉडी के पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. तो ऑब्वियसली हर बॉडी के पास जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है. इट इज़ इट्स रेंज इज़ इनफाइनाइट. इट्स अ वीक फोर्स दैट इज़ 10⁻38 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होता है. अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि जितनी भी बॉडीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो सब की सब अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हों या हम ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स हों, ट्रीज़ प्लांट्स वगैरह सब अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं. तो हमारा ये मानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. जबकि इसका उल्टा होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, बट क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है इसलिए अर्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लेती है. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पेपर बिट्स हैं. उसके लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि एक BSG का नॉर्मल स्केल ले करके अपने बालों में रब करके उसको उन पेपर बिट्स के ऊपर लगाया, तो वो सारे पेपर बिट्स आकर के उस स्केल पे चिपक जाते हैं. बट अगर आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी अर्थ मिल कर के उन 4-5 पेपर बिट्स को नीचे नहीं खींच पाई, बट उस स्केल ने इतना फोर्स बना लिया कि वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगेंस्ट दैट फोर्स उन सारे पेपर बिट्स को ऊपर खींच ले रहा है. तो इस हिसाब से देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक है, जो एक स्केल से बनने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने भी वीक पड़ गया. नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. अगर मैं एक बॉल को लेकर के अपने रूम में ऊपर फेंक करके कैच करता हूँ तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और वही बॉल को मैं बाहर ले जा करके कहीं फेंक करके कैच करूँगा तो भी वो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक्सपीरियंस करेगी. तो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो फर्स्ट टाइप का फोर्स था, फंडामेंटल फोर्स था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था. अब इससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. दिस इज़ द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू चार्जेस. अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा होगा तो वो दो चार्जेस के बीच में होगा. आपने सुना भी होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जैसा कि मैंने आपसे कहा, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव.
इट ऑपरेट्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये फोर्स लगेगा. इट्स रेंज इज़ इनफाइनाइट. इट्स स्ट्रोंगर, दैट इज़ 10 to the power 36 times than gravitational force, but 10 to the power minus 2 times of strong nuclear force. आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है. इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, तो मान लीजिए आप अपने रूम के अंदर चल रहे हैं, तो आपके पैर और ज़मीन के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा. और अगर आप एक रोड पे जा कर के चलेंगे तो आपके पैर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अलग होगा. तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो बदल जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव. द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? आपको पता है कि जैसे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, और वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं दोज आर पॉजिटिवली चार्ज. सो एक मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस को आपस में रिपेल होना चाहिए, बिकॉज दोज आर लाइक चार्जेस, बट वो आपस में रिपेल नहीं होते, और वो टाइटली पैक्ड एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत शॉर्ट स्पेस के अंदर कन्फाइंड होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर वहाँ पर कोई एक ऐसा फोर्स होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो उनको रिपेल होने से रोकता है. तो दैट फोर्स इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट ऑपरेट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होता है उनको बाइंड करके रखने के लिए यूज़ होता है. हैंस इट ऑपरेट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. The other point is it may be attractive but mostly it is repulsive. मतलब ये attractive as well as repulsive दोनों हो सकता है. Its range is very short within the nucleus. तो क्योंकि ये एक मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये एक न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और जब हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलता है. नेक्स्ट इज़ इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. ये हम जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है. तो दुनिया का सबसे वीक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वेरेज जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स. व्हाट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक तरह का न्यूक्लियर फोर्स ही होता है. आपको पता है कि जब हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो उसमें से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में भी हमें कोई फोर्स मिला, बट हम उन फोर्स को कोई और फोर्स का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर से निकला है. तो हैंस हमने उसका नाम न्यूक्लियर फोर्स रखा. लेकिन जब हमने उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया तो वो इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो हमने इसलिए उसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स रखा. इट ऑपरेट्स विद इन nucleus, that is elementary particles like electron and neutrino. It appears during radioactive decay, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी. Has very short range, that is 10 to the power minus 15 meter, and the last point is 10 to the power 13 times then strong nuclear force. आप मतलब इस बात को आप समझ गए होंगे कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा.